वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश का। और ये पेपर जो है आपका पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने एक और पेपर डिस्कस कर लिया था जिसको हमने पार्ट 1 में कवर किया था। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख पाएंगे। और जो डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो में पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर जो 9 है वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, पार्ट जो 1 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 15 मिनट जैसे कि बोला जाता है कि आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। साथ ही जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, और लिटरेचर। राइटिंग और ग्रामर एक साथ होता है और इसमें सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस के लिए ये सारी चीज़ें जो है बताई गई होती है। 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे के पास जो है आपके पास टाइम है। और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। ये सभी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं कि हम पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस। अब पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए पार्ट 1 की बात करें तो हमने कुछ यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे स्टार्ट होता है। क्वेश्चंस आप देखते हैं, इसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी क्या होगी, लिटरेचर। ये आपका सेक्शन सी वाला पार्ट आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे जो होगा आपका जो बुक से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वही है, ठीक है। तो 10 से लेकर जो आपके 14 तक जो क्वेश्चंस है वो लिटरेचर वाले हैं। इसमें बोला गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको जो है कुछ कविता की लाइन आप कह लीजिए या पोएम की लाइनें दी हुई है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे और वैसे भी टोटल जो है इस 10 में जैसे 10 का आपका ए हो गया, ए बी सी, ठीक है। ए बी और ये आपका सी, 3 है टोटल, 3 आपको ऐसे मिलेंगे। और सभी में ए में 2 दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। फिर बी है, बी में भी 2 दिए गए हैं, पहला और दूसरा। सी है, उसमें भी पहला और दूसरा ऐसे दिए। तो इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है, ऐसे दिया गया है। तो हम सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए में जो दिया गया है उसको हम डिस्कस करते हैं। ए में आप ये पोयम की लाइन देखिए, यहाँ पे कहा गया है ये आपकी पोयम है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपके चैप्टर्स में से ये। और इसमें जैसे क्वेश्चंस पे आए हम तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जो पूछे गए उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हु आर जो है बेटी एंड डोली कौन है, यहाँ पे पूछा गया है बेटी और डोली कौन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ कजन, यानी जो कवि है उसके जो कजन है, चचेरे भाई कौन है, बेटी और डोली। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे इसके अंदर आपको आंसर तो नहीं मिलेगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो हिंट जरूर दे देते हैं ये कि यहाँ पे आपका सी बेटी एंड डॉली इसके बारे में बात की गई हुई है। और आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर पोएम को पढ़े हैं तो आप कर पाएंगे, वरना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये पैसेज नहीं है जिसमें आपके आंसर जो है लिखे होते हैं। इसको हिंट के लिए आपको दिया रहता है कि आपको चैप्टर की याद दिला दे, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, अ थिंग ऑफ पास्ट रेफर टू, जो अतीत की बात है उसका क्या अर्थ है, क्या बोला गया है। तो आपका सामने जो ऑप्शन दे रखा है बीच हॉलीडे, ठीक है, मदर्स जो यहाँ पे लाफ्टर है, और सी है बोथ एंड बोथ ए एंड बी दे रखा है, और नेथर ए और बी, ठीक है, ना तो ए ना तो बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतीत की बात का क्या अर्थ है, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला और दूसरा यानी ए और बी दोनों राइट है इसके आंसर। आगे हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो दे रखा है, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स जो है डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे जो है इसका मीनिंग होता है। तो वेरी वेरी आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, यहाँ मैंने बोल्ड कर दिया है लेकिन ये आपका आंसर है। यहाँ पे मैं आंसर ऐसे लिख के नहीं दिखाता ताकि मैं यहाँ पे आपको बता सकूं कि आंसर क्या है, ठीक है। और ये आपका जो है पहले ए हो गया है, ए के 2 पार्ट थे तो हमने एक कर लिया है, इसी में और दे रखा है यानी इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो दूसरा जो लाइन है दिया हुआ है जैसे कि ये इस तरह से पोयम का आपका
और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे पूछा गया हु इज सी इन द अबव लाइंस, सी रेफर्स टू द, यानी पूछा गया है ये जो है आपका जो पंक्तियां दी हुई है, लाइंस दी हुई है ऊपर, वह कौन है और वह किसे कह रहा है, किसको रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे इस लाइंस को देखेंगे तो ये वाला आपका जो चैप्टर है अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। और राइट आंसर जो है पोर्ट्स मदर, यानी कवि की माँ की तरफ जो है इशारा हो रहा है, ठीक है, कि वो जो है नाउ सी हैज बीन डेड जो नियरली एज मैनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बता रखा है कि जब जो है उसे मेरे हुए लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं और जितने उस लड़की को जीते थे। मतलब इसके अंदर कवि की लाइन है। आप जो कविता अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती है तो आप समझ पाओगे, वरना मेरे भी पल्ले नहीं पड़ता है कविता जो इंग्लिश में रहता है, ठीक है। तो मेरे को भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, कवि जैसी जो बोलते हैं उसको मैं इंग्लिश कर पाऊं उतनी मेरे को भी नहीं आती है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं ताकि आप क्वेश्चन देख पाओ, कुछ इसमें से आ सकते हैं पेपर में। दूसरे की बात करें, दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन। जो लास्ट लाइन में है ये, इसमें क्या होता है कि कौन सा अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा उसी को बस इंग्लिश में जो है पूछा गया है कौन सी यूज की गई है। तो यहाँ पे जो है एलिट्रेशन जो है राइट आंसर आ जाएगा। अनुप्रास, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रास। हिंदी का आपका पेपर नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो इसका यूज किया गया है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लेवर्ड एस। तो यहाँ पे जो पूछा गया है इसका जो मीनिंग होता है श्रम सहजता, इसकी हिंदी मीनिंग होती है। और यहाँ पे पूछा गया है फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन दे रखे आपका बी जो है ऑक्सीमोरन, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पे हमने जो है 10वें क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है ए वाला, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ए आपका हो गया। अब आते हैं हम बी की तरफ। बी जो दिया गया कुछ इसी तरह है, आपको इसे पढ़ना है। और कुछ ऐसे भी होंगे आपके जो चैप्टर्स जो कहानी वाले हैं उसमें से दे रखे हो, उससे आप इजीली कर पाओगे। उसके अंदर थोड़ी बड़ी जो लाइनें हैं वो दी जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आप इजीली जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको कर पाओगे, हिंट आपको इसमें ज्यादा मिलेगा। जैसे कि इस वाले हम बात करें बी की तरफ, तो यहाँ पे बात हो रही है मिस्र वाली जो है आपका चैप्टर होगा, ठीक है, वहां पे आपने पढ़ा होगा। तो उसकी बात हो रही है और इसमें क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं कि यहाँ पे हु सेड द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। यानी पूछा गया है कि कार्टर ने जो है 1920 के दशक में जो किया, ठीक है, एस लगा दे तो वो दशक हो जाता है 1920s। तो 1920 के दशक में जो किया उसकी वजह से जो है मम्मी की हालत बहुत खराब हुई है। ये किसने कहा था आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शंस है। राइट आंसर जो आपका निकल कर आ जाएगा बी, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर क्या है, जही हवासी, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है पूछा गया, व्हाट इज मीन बाय हेस्टली ransacked in antiquity। इसका जो राइट आंसर मीनिंग है, जैसे हिंदी में जो बोला गया है कि जो प्राचीन काल होते थे, पुराने समय होते थे, उसमें जो है जल्दीबाजी में लूटे गए से क्या तात्पर्य है, मतलब बहुत जल्दीबाजी में लूटा गया। तो क्या मीनिंग है, तो आर्टिकल्स एंड artifacts that were buried with Tut's body were found to be complete। यहाँ पे जो है जो टूट है बोला गया है, जो टूट के जो शरीर है उसके साथ जो दफनाए के साथ दफन किए हुए जो चीजें होती है, आपको पता होगा कि पहले के समय में मानते थे उनके साथ जो है कुछ चीजें दफनाई जाए, तो उसके साथ जो है हमें जो है जो भी दफनाई गई चीजें है वो पाई गई है। तो यहाँ पे जो है आप ये लिख सकते हैं। आगे व्हाट हैव बिकम पार्ट ऑफ द, यहाँ पे जो है पैराग्राफ आएगा, ठीक है, नहीं पैरोस लेजेंड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फिरौन है, फिरौन आपने पढ़ा होगा फिरौन के बारे में, उसके बारे में कथा का हिस्सा क्या बन गया है। तो ये आपका टूट्स टॉम कंटेंट, यानी मकबरे जो है टूट के जो मकबरे है वो, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसी में अथवा दे रखा हुआ है, ये आपका बी था, बी में अथवा दिया हुआ है एक, और इसमें भी वही है। इसमें से भी आपको कोई एक करने हैं, एक ऊपर हो गया एक नीचे, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। जो इसी का अथवा दिया गया है यहाँ पे जो बोला गया है
ये जो आपका क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्ट। टू होम व्हाट द टूरिस्ट हैड द टूरिस्ट कम टू रिस्पेक्ट टू, यानी जो टूरिस्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं पर्यटक, अ, किसके प्रति जो है आदर देने आए थे, आपको बताना है। जो मतलब टूरिस्ट क्यों जाता है किसी भी जगह पे, तो यहाँ पे गया तो मनी ऑफ ट्यूट, यानी टूट की जो है उसके लिए गया था। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड मुरल डिपिक्ट इन द पैसेज, तो जो इसको बोलते हैं भित्ति चित्र। आपने भित्ति चित्र अगर हिस्ट्री में पढ़ा है तो उसमें है, तो उससे क्या क्या दिखता है, क्या पता चलता है उससे। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, और उससे हमें क्या पता चलता है, मकबरे की जो दीवार होती थी वहां पे उसकी हमें कलाकृतियां दिखती है, आर्ट वर्क ऑन द वॉल्स ऑन द टॉम। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, वेयर वाज टूट्स यील्डेड फेस, यानी जो है टूट का जो सुनहरा चेहरा बोलते हैं हम। ठीक है। तो वो कहाँ था, आपके सामने ऑप्शन है, ऑन द बुरियल चैम्बर वॉल्स, अंडर द ग्राउंड कॉफिन लिड, और ऑन द मुराल्स। तो यहाँ पे है ये राइट आंसर हो जाएगा कॉफिन लिड, तो ताबूत का जो ढक्कन था उसके अंदर था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से हमने बी भी कर लिया है, और बी के बाद जो है हम सी की तरफ आते हैं। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है कविता की लाइन, और इसमें क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं कि यहाँ जैसे विच सीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड हेयर, यानी कौन से जो सीजन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए विंटर, बी समर, यहाँ पे तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, स्प्रिंग, जो सॉरी स्प्रिंग बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में इसे बोलते हैं शरद ऋतु। ठीक है। अथुमन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी शरद ऋतु हिंदी में से बोलते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द सेकंड लाइन सितंबर सनलाइट। ठीक है। तो यानी जो दूसरी पंक्ति में जो बोला गया है सितंबर की धूप, यानी सितंबर सनलाइट में क्या है अलंकार, ऐसी पूछा गया, तो एलिट्रेशन इसके अंदर भी राइट आंसर आ जाएगा। इसको हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एन आउट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑटोमन सीजन ऑन लेबरनम ट्री। ठीक है। यहाँ पे जो है लेबरनम जो ट्री है, वो पतझड़ का जो मौसम होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपको वर्णन करना है। तो पत्ते जो है वो क्या हो जाते हैं, द लेवल्स हैव टर्न्ड येलो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी के अंदर अथवा दे रखा हुआ है, सी के अंदर भी, यहाँ पे और इन दोनों में से कोई एक करना है। ये जो ये वाला जो है इसको आपको पढ़ना है, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पे आना है। जैसे हु डज सी रेफर टू, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में यही बोला जा रहा है, तो द गोल्ड फिंच राइट आंसर आ जाएगा। फिर विच पोएटिक यूज डिवाइस हैज इन स्लीक एज अ लिजार्ड, यानी जो क्वेश्चन से बोला गया है कि जो छिपकली की तरह जो चिकना में जो है किस तरह का जो है प्रयोग किया गया, आपको अलंकार बताने हैं भाई, तो स्माइल राइट आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा है, द गोल्ड फिंच हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लिजार्ड बिकॉज, जो गोल्ड फिश होती है, गोल्ड फिंच सॉरी, उसकी तुलना में छिपकली से क्यों की गई है, आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, इट्स इज येलो कलर, इट इज येलो इन कलर, यानी ये पीले रंग का होता है। इट इज हाइडियोस टू लुक एट, यानी देखने में बहुत बुरा लगता है। ठीक है। इट्स मूवमेंट इज क्विक एंड अलर्ट, इसका जो गति रहता है वो बहुत तेज होता है और ये सतर्क रहता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका इसका। तो ये आपका जो है सी वाला पार्ट हो गया है, और ये टोटल जो भी थे ए बी और सी, सब में ऑप्शन मिलेंगे आपको, और ये 3-3 नंबर के हैं। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा वो 9 नंबर का, टोटल 9 नंबर का रहेगा अगर ए बी सी तीनों को मिला दे हम। ठीक है। तो ये वाला अगर आपने, इसमें क्या होता है कि आप जब भी कर पाएंगे अगर आपने कविता जो आपकी पोयम है उसको समझा आपने, उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 10वां। आई होप मैंने जितना मतलब कोशिश किया मैंने अपनी तरफ से समझाने का कि आपको समझा सकूं, और ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको जो है कर लेना है, क्योंकि सेम पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए मैं जो है इनको अलग से आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेम आ सकते हैं, तो इनको आपको सही से करना है। क्वेश्चन नंबर 11वें की बात करें, आंसर एनी 2 आउट ऑफ, किसी 2 का आंसर देना है आपको, और 4 दे रखे होंगे टोटल। जैसे पूछा गया है जो
11वें का जो ए पूछा गया है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे, यानी जो दादी माँ थी वो पूरा दिन अपना कैसे बिताती थी। यहाँ पे जो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि द ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे गेटिंग हर ग्रैंड सन रेडी फॉर द स्कूल। वो अपने जो जो ग्रैंड सन होता था उसको स्कूल के लिए रेडी करना, मेकिंग चपातीस बनाना, ठीक है, उसको स्कूल तक छोड़ना, ये आपने पढ़ा होगा। और वो भरोसा रखती थी प्रेयर्स पे, मतलब भगवान पे, ऐसी चीजें, तो उससे वो पूरा दिन बिताती थी। ऐसे ही आप लिख सकते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। बी की बात करें हम, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कैमरा जो है उसने क्या कैद किया है आपको बताना है। तो द कैमरा हैज कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स, द पोर्ट्स मदर एंड हर टू कजन्स, ठीक है, बेटी एंड डोली। इसमें आपको ये लिखना है कि जो कैमरा है उसने क्या कैप्चर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया उसकी माँ, उसकी जो कजन्स है, टू कजन्स, उसको। और जैसे सी पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ येलो इन द पोयम, तो आपसे पूछा गया कविता में जो पीला रंग है उसका क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है। तो द फ्लावर्स ऑफ द लेबनम ट्री एंड इट्स लीव्स बोथ आर येलो इन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आंसर लिखना है। मैं पूरा आंसर भी आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। और लास्ट जो चौथा है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब वेव वॉल्कर, तो जो वेव वॉल्कर है उसका जो लेखक है कैसे वर्णन करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से आपको करना था। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां। आई होप कि आपको जितना बताया उतना आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा किस तरह से करना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आप वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक है, और या तो आप क्वेश्चंस जो है उस चैप्टर को खोलिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 12वें पे आते हैं, आंसर एनी वन, जो है किसी एक का आंसर देना है दो में से। तो ए और बी दिया गया है, तो ए देखते हैं हम सबसे पहले। हु वाज द अंकल क्रूसेव, यानी जो क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे 12वें में, सॉरी, जो 12वें में पूछा गया है कि जो जो चाचा था, अंकल को चाचा बोलते हैं हम हिंदी में, तो खोसरेव कौन थे, ठीक है। Why was considered the craziest member of his tribe, यानी वो अपने कबीले में जो है सबसे पागल सदस्य कहे जाते थे, क्यों आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये है अंकल क्रोसेव was a relative of Am and who was an एनोर्मस मैन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर। आप इसे देखेंगे, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपका आंसर निकल जाएगा। यानी पूछा गया था जो क्वेश्चन है, जो खोशरेव है वो कौन है, एक तो ये पूछा गया है। तो और साथ ही जो है पूछा गया है कि उन्हें जो है उनके कबीले में उन्हें पागल सदस्य जो है क्यों माना जाता था, ये आपसे पूछा गया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इजिली कर पाओगे। बी पे आते हैं, व्हाई डिड द नरेटर्स मदर आस्क हर द रिमेंबर द एड्रेस बाय हर, यानी जो जो आपके जो नरेटर की जो मदर्स है उसने की माँ ने उसे दिल से पता याद करने के लिए क्यों कहा, आपको बोलना है। इसमें आंसर बताना है आपको, दिल से जो है पता याद करने के लिए क्यों बोला गया है। तो ये आपका पूरा आंसर है, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12वां। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 13वां है ये 6-6 नंबर वाले हैं। मैं एक और चीज आपको नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार नंबर बता रखे हैं, जैसे ये 3-3 नंबर वाले हैं, ठीक है। 3 और 3 वाले हैं, कोई एक करना है आपको इसमें से, ठीक है। ये 3-3 नंबर वाले हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये भी 3-3 नंबर वाले हैं, और ये 3-3 नंबर वाले दो क्वेश्चन है 6 नंबर के। तो आपको दो करने थे इसमें से 3-3 नंबर वाले, और ये जो 13वें क्वेश्चन से और 14वां है ये आपकी 6-6 नंबर वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 13वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, elaborate on the bond of friendship between the author and his grandmother, यानी जो है दादी के बीच जो है बताना है, एंड हिज जो है ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच जो है संबंधों के बारे में, बंधन के बारे में, मित्रता के जो बंधन है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आप लिख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूँ, बाकी आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप जाके जो है चैप्टर को खोलिए, पढ़िए, एक बार समझिए क्या आंसर आएगा इसका। और इसमें पूछा गया है तो मैंने कोई एक का ही आंसर दिया है। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस इज अप्रोप्रिएट, यानी आप सोचते हैं कि क्या जो जो टाइटल दिया गया है, ठीक है, द एड्रेस, वो सही है, मतलब सही है। तो इसके बारे में आपको लिखना है 6 नंबर में, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा।
वहीं 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हम। क्वेश्चन नंबर जो 14वां है, आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर किसी एक का देना है। इस क्वेश्चंस की बात करें हम तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जो What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with the danger? यानी जब जो बच्चे होते हैं या कोई वयस्क होता है तो जब वो खतरे का सामना करता है तो उसके अंदर क्या रहता है, क्या आपको उसके अंदर दिखाई देता है, क्या अंतर देखा जाता है उसमें आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने आंसर मैंने लिख रखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चंस को देख लेना क्योंकि बड़े क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम आ सकते हैं आपके। तो ये मैंने आपको इसका आंसर दिखा दिया है। आपका जो 14वें का एक पहला है, इसी में और दिया हुआ है। यहाँ पे जो पूछा गया है जो क्वेश्चंस है, ये आपका जो है मुराद वाला वो वाला चैप्टर है कि खोसरेब का जो है खोसरेब का जो स्वाभाविक वंशज माना जाता है, उसे अपने चाचा से क्या गुण विरासत में मिले थे आपको बताना है। ठीक है, तो ये इसका जो है आपको विरासत उनकी बतानी है कि क्या-क्या उन्हें अपने चाचा से मिला था। तो ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे, और नहीं पढ़ा है तो आपको तो दिक्कत होगी। तो आप चैप्टर्स अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप जो है अभी के टाइम भी आपके सामने ये ऑप्शन है कि आप एक बार चैप्टर को जरूर देख ले। जो इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इन चैप्टर्स को जरूर देख ले, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा पेपर कुछ इस तरह से खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। ये आपका लिटरेचर वाला सेक्शन था जिसमें आज हमने पार्ट 2 किया है। और ये था आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला के दे दूं कि ये आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मतलब मैं अपने आप में कईयों से पूछता हूँ फिर आपको देता हूँ, ठीक है, कि ये इम्पोर्टेंट है, या मैं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को देखता हूँ कि वो आए थे इसमें क्या। ऐसे ही नहीं, अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे नहीं कराना चाहिए। लेकिन काफी ज्यादा ऐसे बच्चे जो डिपेंड रहते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो पहले इम्पोर्टेंट थे वो मैं दे पाऊँ, उसको मैं चेक करता हूँ, इन्वेस्टिगेट एक तरह से कह सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको दिए हैं। बाकी मैंने अपना 100% दिया है कि मैं आपको समझा पाऊँ। ये आपके क्वेश्चंस थे और इनको आपको जो है देख लेना है, इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करना है करने का। इन क्वेश्चंस आंसर को अगर आप समझ रहे तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो एक बार चैप्टर का जो है आप समरी जो है उसको जरूर देख ले जाके, उससे आप इजीली जो है क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट 2 था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। जरूर लाइक करें। चैनल पे नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है और बेल के आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। और एक और चीज, अगर आपने क्लास 11 का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई डाउट भी रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।